शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की किताब इन दिनों महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी है। इस किताब का नाम है नर्क का स्वर्ग, जिसका उद्घाटन शरद पवार और जावेद अख्तर की उपस्थिति में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये किताब हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र दीक्षित के पास पहुंची है। इस किताब को खंगालने के बाद इसमें कई बड़े सनसनीखेज खुलासे और दावे संजय राउत ने किए हैं, ये समझ आता है। आपको बता दें कि संजय राउत को जुलाई 2022 में पत्राचाल घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति भी देखने को मिली। शरद पवार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को लेकर कई बड़ी बातें इस किताब में कही गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र दीक्षित है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस किताब में क्या संदेश संजय राउत ने देने की कोशिश की? देखिए रौनक, ये किताब जो है मराठी में लिखी है संजय राउत जी ने, और इसका नाम है नरकातला स्वर्ग, यानी कि स्वर्ग का नर्क, एक तरह से हम हिंदी में कह सकते हैं इसको। और जब ईडी ने इनको जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था और ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद जब आर्थर रोड में जेल में इनको शिफ्ट किया गया, तो उस वक्त में जो बातें इन्होंने लिखी थी वो हैं। इसके अलावा कई सारे राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में इसका उन्होंने जिक्र किया। कई ऐसे प्रसंग हैं। मैं अब तक आधी से ज़्यादा इस किताब को पढ़ चुका हूँ। कल रात को ही ये किताब मेरे हाथ लगी है और मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर 3 बड़ी बातें कहने की कोशिश संजय राउत ने इस किताब के जरिए की है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को खत्म कर रही है, और कैसे विपक्षी पार्टी के नेताओं को तरह तरह के मामलों में फंसाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपने मामले का भी जिक्र किया है कि कैसे पत्राचाल मामले में उनको घसीटा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। तो उसका भी विस्तार से उन्होंने ब्यौरा दिया। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जेल के अपने संस्मरण लिखे हैं कि जब वो जेल पहुंचे तो वहां पर उनका रहन सहन कैसा था, किस तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। जेल के जो बाकी के कैदी थे, दूसरे जो राजनेता जो कैद किए गए थे या अपराधी जो जेल के अंदर कैद थे, उनके साथ कैसे इंटरेक्शन हुए, जेल में किस तरह से उनको उसी वार्ड में रखा गया जिसमें कि आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा स्याही खर्च की संजय राउत ने इस बात को बताने में कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार के साथ एहसान फरामोशी की। उन्होंने कई ऐसे प्रसंग बताए जिसके आधार पर वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इन दोनों नेताओं ने कई एहसान किए थे मोदी और शाह पर, लेकिन उन्होंने एहसान फरामोशी की। जो प्रमुखता से जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है वो उस दौरान का वाकया है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के गोधरा कांड के वक्त का जिक्र है नरेंद्र मोदी। तब शरद पवार ने उन्हें मदद की। दरअसल जो दावा किया गया वो ये है कि यूपीए सरकार नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करना चाहती थी और शरद पवार ने बचाया। क्या कुछ लिखा है? जी हाँ, देखिए ये इस घटनाक्रम का जिक्र जो है उन्होंने किया है। उसमें वो ये लिखते हैं कि गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए थे उस दौरान सीबीआई भी जांच कर रही थी, दूसरी एजेंसियां भी जांच कर रही थी, और गुजरात पुलिस के कई बड़े अधिकारी जो है गिरफ्तार हुए थे, और जांच की आंच नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच रही थी और नरेंद्र मोदी की भी गिरफ्तारी के हालात बन रहे थे। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो संजय राउत का यह कहना है कि शरद पवार जो कि उस दौरान केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने एक दिन कैबिनेट की बैठक के दौरान ये कहा कि देखो, भले ही राजनीतिक मतभेद हों हमारे नरेंद्र मोदी के साथ में, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह से चुने गए मुख्यमंत्री को पकड़कर जेल में डालना, अरेस्ट करके जेल में डालना, ये ठीक नहीं होगा। तो ये बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पर कही थी। और राउत का ये कहना है कि पवार की इस बात का कैबिनेट के जो बाकी के सदस्य थे उन्होंने मूक सहमति भी दी थी, और इस तरह से नरेंद्र मोदी उस वक्त गिरफ्तारी से बच गए थे शरद पवार की वजह से। लेकिन शरद पवार की इस एहसान का बदला जो है नरेंद्र मोदी ने उनकी पार्टी को तोड़कर दिया, ये कहना है संजय राउत का। लेकिन इस किताब में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या तत्कालीन उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को शरद पवार ने मदद की, वो की जैसा आपने बताया कि जिक्र है, लेकिन एक और किस्सा उन्होंने लिखा है कि अमित शाह को भी उन्होंने मदद की थी शरद पवार ने। वो क्या कहा है?
हाँ देखिए, उसमें ये लिखते हैं संजय राउत की अमित शाह जो है एक मर्डर केस में फंस गए थे। शायद वो जिक्र कर रहे थे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले का। सोहराबुद्दीन एक गैंगस्टर था जिसका कि गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, और तब अमित शाह गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे गुजरात के। तो उस मामले का जिक्र है, और इनका ये कहना है कि जो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो सीबीआई में एक महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी थे जो कि अमित शाह को जमानत दिए जाने का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को फोन किया और कहा कि देखिए आपके राज्य का अधिकारी है और आप इस मामले में कुछ मदद कीजिए। तो मोदी के फोन आने के बाद शरद पवार ने उस अधिकारी से बात की और इसके बाद अमित शाह को जमानत मिल गई, अमित शाह को उस पूरे मामले में राहत मिल गई। तो अमित शाह के ऊपर भी शरद पवार ने एहसान किया था, ये बताने की कोशिश संजय राउत ने की है। जैसे शरद पवार का जिक्र है और आपने कहा कि एहसान शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह या बीजेपी पर किया उस वक्त, वैसे ही बाला साहब ठाकरे का भी इसमें जिक्र है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस वक्त अमित शाह गुजरात में उस मर्डर मामले में बुरे फंसे थे, उन पर कई तरह के आरोप हो रहे थे, तब वो बाला साहब से मदद मांगने के लिए मुंबई मातोश्री पहुंचे थे और उस वक्त उनके साथ एक व्यक्ति भी था। कौन था और क्या जिक्र है? जी हाँ, इस पर भी उन्होंने घटनाक्रम लिखा है। जो प्रसंग उन्होंने लिखा है वो ये है कि अमित शाह को किसी ने बताया कि बाला साहेब ठाकरे ही एकमात्र वो शख्स हैं जो कि अमित शाह की मदद कर सकते हैं उनको उस आपराधिक मामले में राहत दिलाने से। तो ऐसे में एक दोपहर को अमित शाह मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरते हैं अपने बेटे जय शाह के साथ में। तब जय शाह बड़ा छोटा होता है और अमित शाह भी उस वक्त यंग होते हैं। उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है संजय राउत ने कि किस तरह के वो दिखते थे। और एक काली पीली टैक्सी पकड़कर वो मातोश्री बंगले पर आते हैं, लेकिन मातोश्री बंगले पर उनको एंट्री नहीं दी जाती है। वो हालांकि बताते हैं कि मैं गुजरात का विधायक हूँ, लेकिन उनको पहले दिन एंट्री नहीं दी जाती है। दूसरे दिन अमित शाह फिर वहां पर पहुंचते हैं और उनको थोड़ा आगे तक जाने मिल जाता है। तो उनका मैसेज बाला साहेब ठाकरे के पास पहुंचता है कि ये गुजरात का विधायक है, आपसे मिलना चाहता है और आपकी मदद चाहता है, मुसीबत में है। तो बाला साहेब ठाकरे उसको मिलने का समय देते हैं। और जब अमित शाह और बाला साहेब ठाकरे की मुलाकात होती है तो ऐसे में अमित शाह जो है वो अपना पूरा मामला बाला साहेब ठाकरे को बताते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। तो बाला साहेब ठाकरे कहते हैं कि मैं क्या इसमें मदद कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूँ। तो अमित शाह कहते हैं कि ये जो न्यायमूर्ति हैं, जो जज हैं, वो आपके कहने पर जो है मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस पर बाला साहेब ठाकरे मनोहर जोशी के फ़ोन से उन जज को फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि आप भले ही जिस पद पर बैठे हों, लेकिन ये मत भूलिए कि आप भी हिंदू हैं। तो ये आखिरी के शब्द होते हैं, ऐसा संजय राउत का कहना है। और उसके बाद में अमित शाह को राहत मिल जाती है। तो ये घटनाक्रम भी, ये प्रसंग भी इसमें बताया है। एक और मुख्य तौर पर अगर देखें तो मनोहर जोशी के फोन से फोन करना, क्या ये उस वक्त का वाकया है जब मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे या उसके बाद का? नहीं, ये तो बात का है ना, क्योंकि गुजरात के जो दंगे और ये बाकी सारा मामला ये 2002 में हुआ था। फरवरी 2002 में गोधरा कांड हुआ और उसके बाद में दंगे हुए। और मनोहर जोशी तो 1999 में मुख्यमंत्री पद से हट गए थे महाराष्ट्र से, तब भगवा गठबंधन की सरकार चली गई थी। एक और इसमें जिक्र है उस वक्त का जब संजय राउत के करीबियों के यहाँ पर ईडी की रेड चल रही थी। संजय राउत के घर पर ईडी की रेड होने के पहले वो अमित शाह को फोन करते। क्या कुछ वो वाकया है और क्या कुछ इसमें उन्होंने लिखा है? हाँ, इसमें ऐसा है कि उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। जब वो दिल्ली में थे संजय राउत, तो उनके दोस्तों से बात हो रही थी और उनको ये पता चला कि पत्राचाल मामले में उनके जो दोस्त हैं उनको ईडी के लोग परेशान कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ताऊ में आकर फिर संजय राउत जी ने सीधे अमित शाह जी के यहाँ पर फ़ोन लगा दिया। अमित शाह उस वक्त मौजूद नहीं थे। बाद में पलटकर अमित शाह का फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि क्या बात है, आप क्यों बात करना चाह रहे थे। तब संजय राउत अमित शाह को कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि आप सियासी लड़ाई मुझसे है, तो मेरे दोस्तों को क्यों परेशान किया जा रहा है, ईडी के लोग उनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं यहीं पर दिल्ली में मौजूद हूँ, आप ईडी को बोलिए कि मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन मेरे दोस्तों को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो इस पर अमित शाह कहते हैं कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और फिर बाद में फ़ोन रख देते हैं। लेकिन उसके बाद में आशीष शेलार का फ़ोन आता है जो महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता हैं और वो इस बारे में बात करते हैं। तो इस घटना का जिक्र है। एक और, हालांकि ये तो वाकया सार्वजनिक तौर पर कई बार सामने आ चुका है, लेकिन वो भी इस किताब में, जैसा आपने मुझे कुछ देर पहले बताया था कि उसका भी जिक्र है,
वो कि जिस वक्त गोंदरा का कांड हुआ उस वक्त नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पद जो है वो खतरे में आ गया था। बीजेपी पर बहुत दबाव था कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन उस वक्त बाला साहब ने इंटरवीन किया और उनका वो मुख्यमंत्री पद जो है वो बचाया। क्या कुछ उसमें जिक्र किया है किताब में? जी हाँ, ये घटना देखिए, ये पहले भी ये घटना पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उसका भी जिक्र इस किताब में संजय राउत जी ने किया है। उसमें ये हुआ कि गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए गुजरात में, तो नरेंद्र मोदी एक तरह से विलेन बन गए और केंद्र में भी यूपीए की सरकार उस वक्त में थी। और नहीं, केंद्र में उस वक्त यूपीए की सरकार नहीं थी, केंद्र में उस वक्त एनडीए की सरकार थी जो है। और उस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और आपको याद होगा कि वो बयान दिया था उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजधर्म निभाना चाहिए नरेंद्र मोदी को। तो पूरा माहौल जो है बन गया था नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए, और इस बात का जिक्र करते हैं संजय राउत। और उस दौरान होता यह है कि बीजेपी ने फैसला कर लिया था कि नरेंद्र मोदी हटाए जाएंगे, लेकिन तब लाल कृष्ण आडवाणी वो पहुंचते हैं मुंबई बाला साहेब ठाकरे से उनकी सलाह लेने के लिए, तो और पूछते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। तो बाला साहेब ठाकरे कहते हैं, देखिए ये तो आपकी पार्टी का अंदरूनी विषय है, लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझसे इस मामले में सलाह मांगी। और उनका ये कहना है कि देखिए, इस वक्त जो जनभावना है वो मोदी के साथ में है, और मोदी को टच नहीं करना चाहिए, मोदी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर मोदी जाएगा तो गुजरात जाएगा आपके हाथ से, इसलिए मोदी का मुख्यमंत्री पद पे बने रहना जरूरी है। उन्होंने इस तरह से कन्विंस किया लाल कृष्ण आडवाणी को, और ये बात अटल बिहारी वाजपेयी को भी बताई गई, बीजेपी के नेतृत्व को ये बात बताई गई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पद जो है बच गया। सर शुक्रिया, ये पूरी डिटेल्स जो है, फिलहाल पूरी किताब तो अभी जितेंद्र दीक्षित सर ने नहीं पढ़ पाई है, क्योंकि कल देर रात को ये किताब उनके हाथ लगी है। तो जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई है वो हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अगर लब्बो लुबाब इस किताब का देखें तो यही है कि जिस तरह से शिवसेना पार्टी को तोड़ा गया, शरद पवार की एनसीपी पार्टी को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिन पर एहसान किया था, उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये एहसान फरामोशी की है। ये इस किताब के जरिए एक संदेश देने की कोशिश संजय राउत ने की है। हालांकि ये उनके दावे हैं, इस पर बीजेपी या अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी या शरद पवार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। ये जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।